नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी जो भावनाओं के सागर से भरी हुई है। यह कहानी रिश्तों के टूटने और फिर जुड़ने की एक अद्भुत मिसाल है। यह घटना जयपुर शहर की है और अभी हाल ही में 12 नवंबर 2023 को घटी है। यह कहानी इतनी लंबी और गहरी है कि इसके हर एक मोड़ पर आपको जीवन की एक नई सच्चाई देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह भावुक कर देने वाली दास्तान। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक सर्द सुबह से। नवंबर का महीना था और गुलाबी शहर में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी थी। तारीख थी 12 नवंबर 2023। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। जयपुर का सबसे व्यस्त इलाका टोंक रोड गाड़ियों के शोर से गूंज रहा था। रामबाग चौराहे पर हमेशा की तरह लंबा जाम लगा हुआ था। ऑफिस जाने वाले लोगों की जल्दबाजी और हॉर्न की आवाजों के बीच एक अलग ही दुनिया चल रही थी। इसी भीड़भाड़ के बीच एक सफेद रंग की चमचमाती ऑडी कार जाम में फंसी हुई थी। यह कार अपने आप में ही रईसी का सबूत थी। कार के अंदर का माहौल बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। अंदर एसी चल रहा था और हल्का संगीत बज रहा था। कार की पिछली सीट पर बैठे थे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जयपुर के एक जाने माने टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं, जिनका कपड़ों का कारोबार देश विदेश तक फैला हुआ है। करीब 35 साल के विक्रम देखने में जितने स्मार्ट थे, स्वभाव से उतने ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। आज वे अपने ड्राइवर सुरेश के साथ एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली निकल रहे थे। उनकी फ्लाइट का समय हो रहा था, लेकिन जाम की वजह से वे सड़क पर ही अटके हुए थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे की रेड लाइट पर रुकती है, विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और फिर बाहर की तरफ देखा। गाड़ियों की लंबी कतार देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। विक्रम ने अपने ड्राइवर से कहा, सुरेश, गाड़ी बंद कर दो। लगता है यह जाम लंबा चलेगा। फालतू में पेट्रोल जलाने का कोई फायदा नहीं है, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। सुरेश, जो पिछले 10 सालों से विक्रम के साथ काम कर रहा था, उसने तुरंत इंजन बंद कर दिया और बोला, जी साहब, आज शायद कोई वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। विक्रम हमेशा से ही जमीन से जुड़े इंसान थे। दौलत होने के बावजूद उनमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वे अक्सर अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और अनाथ बच्चों की मदद में खर्च करते थे। गाड़ी रुकते ही विक्रम की नजर फुटपाथ पर बैठी कुछ गरीब महिलाओं पर पड़ती है। वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। सड़क किनारे गंदगी के ढेर के पास 3-4 महिलाएं बैठी थीं। उनके कपड़े इतने मैले थे कि उनका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उनके चेहरे पर धूल की परत जमी थी, लेकिन उस धूल के नीचे भूख और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। नवंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में उन महिलाओं के पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। सबसे ज्यादा दुखद दृश्य तो यह था कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे बच्चे फटे हुए कपड़ों में ठिठुर रहे थे और भूख से रो रहे थे। एक बच्चा अपनी मां के आंचल में मुंह छिपाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। विक्रम का दिल यह देखकर पसीज गया। वह सोचने लगे कि एक तरफ हम लोग हैं जो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं और हजारों रुपए के खाने को प्लेट में छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ यह लोग हैं जो एक वक्त की रोटी और तन ढकने के कपड़ों के लिए तरस रहे हैं। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से अपना पर्स निकाला। वह उन लोगों की कुछ मदद करना चाहते थे। उन्होंने कार का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका कार के अंदर आया। विक्रम ने हाथ हिलाकर उन महिलाओं को बुलाया। एक अमीर आदमी को बुलाते देख उन महिलाओं की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर कार के पास आईं। विक्रम ने अपने पर्स से 5-5 100 के 3 नोट निकाले और उन महिलाओं को पकड़ाते हुए कहा, अम्मा, ये पैसे रखो। इनसे अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े और खाना ले लेना। ठंड बहुत है, बच्चों का ख्याल रखना। महिलाएं पैसे पाकर बहुत खुश हुईं। उनके लिए 1500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वे हाथ जोड़कर विक्रम को ढेर सारी दुआएं देने लगी। एक बूढ़ी महिला बोली, झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखे। विक्रम ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। उसे लगा कि आज का दिन सफल हो गया, क्योंकि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली पूजा है। तभी सिग्नल हरा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने सीटी बजाई और गाड़ियां धीरे धीरे रेंगने लगी। सुरेश ने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की और क्लच छोड़ा ही था कि तभी एक अजीब घटना घटी। भीड़ में से एक महिला लपक कर विक्रम की खिड़की के पास आई। वह बाकी भिखारियों से अलग लग रही थी। उसका चेहरा एक पुराने दुपट्टे से आधा ढका हुआ था। उसने कार का कांच जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। सुरेश ने झल्लाते हुए कहा, अरे हटो, यहां से गाड़ी चलने दो। लेकिन वह महिला हटी नहीं। वह कार के साथ साथ चलने लगी और खिड़की पर हाथ मारते हुए बोली, साहब, आपने सबको दिया, मुझे कुछ नहीं दिया।
मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं साहब, कुछ तो दे दो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और कंपन था। विक्रम ने जैसे ही उस महिला की आवाज सुनी, उसे लगा जैसे यह आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। यह आवाज किसी अनजान भिखारी की नहीं लग रही थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसने ड्राइवर से कहा, सुरेश 1 मिनट रुको। सुरेश ने ब्रेक लगाया। पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं, लेकिन विक्रम का ध्यान सिर्फ उस महिला पर था। विक्रम ने उस महिला की तरफ देखा। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल जिनमें शायद कई महीनों से तेल या कंघी नहीं लगी थी। चेहरे पर धूल और कालिख की परत थी, हाथों में गंदगी थी और पैरों में टूटी हुई चप्पल। लेकिन उन सब के बावजूद जब विक्रम की नजर उस महिला की आंखों से मिली तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आंखें, वह चेहरा धूल में सना होने के बाद भी विक्रम को जाना पहचाना लगा। विक्रम ने हड़बड़ाते हुए शीशा पूरा नीचे किया और उस महिला का हाथ पकड़ लिया जो भीख मांगने के लिए फैला हुआ था। महिला घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, सुनीता, क्या तुम सुनीता हो? महिला ने जैसे ही अपना नाम सुना, वह बिजली के झटके की तरह चौंक गई। वह वहीं बुत बनकर खड़ी हो गई। उसने गौर से कार के अंदर बैठे शख्स को देखा। जैसे ही उसने विक्रम को पहचाना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शर्म और जलालत के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली। वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वह सड़क पर ही रोने लगी। वह धीमी आवाज में बोली, हाँ विक्रम, मैं अभागन सुनीता ही हूं। दोस्तों, यह भिखारी कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पूर्व पत्नी सुनीता थी। वह सुनीता जिसके साथ विक्रम ने 7 फेरे लिए थे और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। यह वही सुनीता थी जिससे 5 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीच सड़क पर नीचे उतर आए। पीछे गाड़ियों का शोर मच रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने सामने खड़ी सुनीता दिखाई दे रही थी। विक्रम ने सुनीता के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए पूछा, सुनीता, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो एक अच्छे खासे परिवार से थी। जब हमारा तलाक हुआ था तब कोर्ट के आदेश पर मैंने तुम्हें एक मुश्त 60 लाख रुपए दिए थे। वह 60 लाख रुपए आज के समय में भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। तुम उन पैसों से पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती थी। फिर तुम आज जयपुर के इस चौराहे पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर विक्रम का कलेजा फट रहा था। सड़क पर तमाशा बनता देख विक्रम ने समझदारी दिखाई। उसने कहा, सुनीता, यहां खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। तुम गाड़ी में बैठो, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। सुनीता ने मना किया। उसने कहा, नहीं विक्रम, मैं इस हालत में तुम्हारी इतनी महंगी कार में कैसे बैठ सकती हूं? मैं गंदी हूं, मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। विक्रम ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने ड्राइवर से कहा, सुरेश, पिछला दरवाजा खोलो। सुरेश भी हैरान था कि उसका मालिक एक भिखारी महिला को अपनी कार में क्यों बिठा रहा है, लेकिन उसने हुक्म माना। आसपास के लोग और दुकानदार कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था कि इतना अमीर आदमी इस भिखारन को अपनी कार में क्यों बिठा रहा है, जरूर कोई गलत इरादा होगा। कोई कह रहा था कि शायद यह औरत पागल है, लेकिन विक्रम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सुनीता को कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी। कार के अंदर की खुशबू और सुनीता के कपड़ों की बदबू आपस में मिल गई, लेकिन विक्रम ने अपनी नाक नहीं सिकोड़ी। वह बस सुनीता को देखता रहा। गाड़ी चलते ही विक्रम ने ड्राइवर से कहा, सुरेश, मीटिंग कैंसिल कर दो, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। गाड़ी गैम की कारी को कोसी स्कीम की तरफ ले लो और किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास रोको जहां भीड़ कम हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक शांत और अच्छे होटल के सामने रुकी। विक्रम सुनीता को लेकर अंदर जाने लगा तो होटल के गार्ड ने सुनीता के हुलिये को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश की। गार्ड ने कहा, सर, यह भिखारी अंदर नहीं जा सकती। विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने कड़े शब्दों में कहा, यह भिखारी नहीं, मेरी मेहमान है और यह मेरे साथ ही अंदर जाएगी। विक्रम का रुतबा देखकर गार्ड पीछे हट गया। विक्रम ने एक प्राइवेट कैबिन बुक किया ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। वहां उन्होंने सबसे पहले सुनीता को पानी पिलाया। सुनीता पानी ऐसे पी रही थी जैसे सदियों से प्यासी हो। विक्रम ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना ऑर्डर किया। जब खाना आया तो सुनीता खाने पर टूट पड़ी। उसे खाते हुए देख विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था कि जिस लड़की के नखरे कभी खत्म नहीं होते थे, जो खाने में जरा सी कमी होने पर थाली फेंक देती थी, आज वह सूखी रोटियां भी ऐसे खा रही है जैसे कोई अमृत मिल गया हो।
जब सुनीता ने पेट भर खाना खा लिया और वह थोड़ी शांत हुई, तब विक्रम ने उससे पूछा, अब बताओ सुनीता, यह सब कैसे हुआ? मुझे सच सच जानना है। सुनीता ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की, जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी। वह बोली, विक्रम, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी तो सब कितना अच्छा था, लेकिन मेरी बर्बादी की शुरुआत मेरे ही घर से हुई थी। मेरे अपने सगे भाई राजेश और मेरी भाभी सीमा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनीता ने रोते हुए बताया कि मेरे भाई और भाभी बहुत लालची थे। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारा कारोबार इतना बड़ा है तो उनकी नीयत खराब हो गई। वे लोग हमेशा मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काते रहते थे। वे कहते थे कि विक्रम तुम्हें दबाकर रखता है, तुम्हें आजादी नहीं देता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन वे लोग मुझे रोज फोन करके पट्टी पढ़ाते थे। वे कहते थे कि अगर तुम विक्रम से तलाक ले लोगी तो कानून के हिसाब से तुम्हें उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। भाई कहता था कि सुनीता तू तलाक ले ले, उससे जो मोटी रकम मिलेगी उससे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हम एक बड़ा शोरूम खोलेंगे जिसमें तू मालकिन बनकर बैठेगी। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर ऐश करेंगे। मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मेरी मति मारी गई थी विक्रम। मैंने अपने हंसते खेलते घर में आग लगा दी। सुनीता आगे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ रोज झगड़े करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर क्लेश किया और आखिर में बात तलाक तक पहुंचा दी। मुझे याद है कोर्ट में तुमने मुझसे कहा था कि सुनीता अभी भी वक्त है, मान जाओ, लेकिन मेरे सिर पर तो दौलत का भूत सवार था। कोर्ट ने तुम्हें मुझे 60 लाख रुपए देने का आदेश दिया। तुमने बिना किसी बहस के वह 60 लाख रुपए का चेक मुझे दे दिया, क्योंकि तुम बस यह चाहते थे कि मैं खुश रहूं। तलाक के बाद मैं अपने मायके आ गई। भाई और भाभी ने वह 60 लाख रुपए का चेक मुझसे ले लिया। उन्होंने कहा कि यह पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और जल्दी ही एक अच्छी जगह जमीन खरीदकर घर बनाएंगे। शुरू के 6 महीने तो उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में पैसा आया उनके रंग बदलने लगे। मेरे भाई ने उन पैसों से शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी, लेकिन धोखे से उसके कागजात अपने नाम करवा लिए। उसने मुझसे कहा कि टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया है। बाकी बचे पैसों से उसने शेयर बाजार और सट्टे में पैसा लगा दिया। भाभी ने भी मेरे सारे सोने के गहने यह कहकर ले लिए कि लॉकर में सुरक्षित रखवा देती हूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई ने जिस शेयर में पैसा लगाया था वह कंपनी डूब गई। उसे भारी नुकसान हुआ। जो जमीन ली थी उस पर कोई कानूनी विवाद हो गया और वह भी हाथ से निकल गई। देखते ही देखते 60 लाख रुपए हवा हो गए। जब पैसे खत्म हो गए तो घर में क्लेश शुरू हो गया। अब भाभी मुझे बोझ समझने लगी थी। वे मुझे ताने मारती थीं कि तू तो एक पति को छोड़कर आई है, तेरा क्या भरोसा। मेरे माता पिता बूढ़े थे, वे भाई के डर से कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन भाई ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और कहा कि तू इस घर से निकल जा, तेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं कहां जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर रात के 12 बजे बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं पूरी रात सड़क पर रोती रही। मैं अपने माता पिता को पुकारती रही, लेकिन उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला। शायद वे मजबूर थे। उसके बाद मैंने अपनी सहेलियों के पास मदद मांगी, लेकिन तलाकशुदा और कंगाल होने की वजह से सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आती। मुझे लगा कि तुम मुझे धक्के मारकर निकाल दोगे। पेट भरने के लिए मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम शुरू किया। एक अमीर घर की लड़की जिसने कभी एक गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, वह अब दूसरों के झूठे बर्तन धो रही थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहां भी खत्म नहीं हुई। कुछ महीने पहले मुझे बहुत तेज बुखार आया। मैं बीमार पड़ गई और काम पर नहीं जा सकी। मकान मालिक ने मुझे किराए के कमरे से निकाल दिया। बीमारी और कमजोरी की वजह से कोई मुझे काम पर नहीं रखता था। भूख से मरने की नौबत आ गई थी। जब 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला तो मजबूर होकर मैंने अपना हाथ फैला दिया। पहली बार भीख मांगते समय मुझे लगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा लेती है। पिछले 2 साल से मैं इसी तरह सड़क से पॉड में बिहान किनारे, कभी मंदिर के बाहर तो कभी स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूं, और आज मेरी किस्मत मुझे फिर से तुम्हारे सामने ले आई। यह सब बताते बताते सुनीता का गला रूंध गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगी। विक्रम यह सब सुनकर सन्न रह गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सुनीता पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि तरस आ रहा था। वह सोच रहा था कि लालच कैसे हंसते खेलते इंसान को बर्बाद कर देता है। विक्रम ने देखा कि सुनीता अपने पल्लू के कोने में कुछ बांध कर रखती है। विक्रम ने पूछा, इसमें क्या है? सुनीता ने कांपते हाथों से वह गांठ खोली। उसमें एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी।
वह तस्वीर उनकी शादी की थी, जिसमें विक्रम और सुनीता वरमाला पहने खड़े थे। सुनीता ने उस तस्वीर को चूमते हुए कहा, यही मेरी जीने की वजह है विक्रम। जब भी मुझे मरने का ख्याल आता था, मैं इस तस्वीर को देख लेती थी और सोचती थी कि शायद एक दिन मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। मुझे तुमसे आज भी उतना ही प्यार है विक्रम, जितना पहले था। बस मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। विक्रम समझ गया कि सुनीता को अपनी गलती का गहरा पछतावा है। वह जानता था कि सुनीता दिल की बुरी नहीं थी, बस बहकावे में आ गई थी, और जो सजा उसे मिली है वह उसकी गलती से कहीं ज्यादा बड़ी है। विक्रम ने सुनीता के आंसू पोंछे और कहा, अब बस करो सुनीता, बहुत हो गया। जो होना था वह हो गया, अब तुम्हें और दुख नहीं सहना पड़ेगा। विक्रम ने तुरंत अपने ड्राइवर सुरेश को बुलाया और कुछ पैसे देकर कहा कि पास के शोरूम से मैडम के लिए कुछ अच्छी साड़ियां, चप्पल और जरूरी सामान लेकर आओ। सुरेश दौड़कर गया और आधे घंटे में सारा सामान ले आया। विक्रम ने होटल के स्टाफ से कहकर सुनीता के लिए एक कमरा खुलवाया ताकि वह नहा धोकर कपड़े बदल सके। जब 1 घंटे बाद सुनीता नहा धोकर और नई साड़ी पहनकर बाहर आई तो विक्रम उसे देखता रह गया। गरीबी और बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन आज भी उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। लेकिन अब विक्रम के सामने एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति थी। वह सुनीता को कहां ले जाए? वह तलाकशुदा थी। समाज क्या कहेगा? और सबसे बड़ी बात, उसकी मां क्या कहेगी? विक्रम की मां गायत्री देवी बहुत ही उसूलों वाली महिला थी। विक्रम ने सोचा कि मां से झूठ बोलना पाप होगा। उसने वहीं होटल से अपनी मां को फोन लगाया। विक्रम ने डरी हुई आवाज में कहा, मां, मुझे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं दिल्ली नहीं गया, मुझे रास्ते में सुनीता मिल गई। विक्रम ने अपनी मां को शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना सच सच बता दी। उसने बताया कि कैसे सुनीता भीख मांग रही थी और कैसे उसके परिवार ने उसे धोखा दिया। विक्रम चुप हो गया। उसे डर था कि मां गुस्सा करेंगी। दूसरी तरफ फोन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर मां की भारी आवाज आई। उन्होंने कहा, बेटा विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रही है? विक्रम ने कहा, हाँ मां, उसकी हालत झूठ नहीं बोल सकती और उसकी आंखों में सच्चा पछतावा है। गायत्री देवी एक बहुत ही सुलझी हुई और धार्मिक महिला थी। उन्होंने जो जवाब दिया उसने विक्रम का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मां ने कहा, बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए और उसे अपनी गलती का सच्चे दिल से एहसास हो तो उसे भूला नहीं कहते। उसने अपने कर्मों की सजा भोग ली है, अब उसे और सजा देना ठीक नहीं। वह हमारी बहू थी और अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो उसे घर ले आओ, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। मां की बात सुनकर विक्रम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने फोन रखकर सुनीता को देखा और कहा, चलो सुनीता, घर चलते हैं, मां बुला रही है। सुनीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, क्या मां जी ने मुझे माफ कर दिया? क्या वह मुझे उस घर में घुसने देंगी? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। विक्रम सुनीता को लेकर अपनी कार में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। जब उनकी कार सिविल लाइंस स्थित उनके बंगले के गेट पर पहुंची तो विक्रम ने देखा कि मां दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। यह देखकर सुनीता की रुलाई फूट पड़ी। गाड़ी से उतरते ही सुनीता दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ी। उसने मां के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं आपकी गुनहगार हूं। मां ने आरती की थाली एक तरफ रखी और झुककर सुनीता को उठाया। उन्होंने अपने पल्लू से सुनीता का चेहरा पोंछा और उसे गले लगा लिया। मां ने कहा, बेटी रो मत, जो बीत गया वह एक बुरा सपना था। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, अब इसे आंसुओं में मत बहाओ। तू मेरे घर की लक्ष्मी थी और हमेशा रहेगी। उस दिन घर में एक अजीब सा उत्सव था। नौकर चाकर भी अपनी पुरानी मालकिन को वापस देखकर खुश थे। विक्रम ने सुनीता को उसका पुराना कमरा वापस दिया। धीरे धीरे विक्रम के प्यार और मां की ममता ने सुनीता के घाव भर दिए। विक्रम ने सुनीता के स्वास्थ्य का इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में सुनीता फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। अब उसमें घमंड नहीं था। अब वह और विक्रम मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक संस्था चलाते हैं। सुनीता अब हर शनिवार को उसी चौराहे पर जाती है जहां वह भीख मांगती थी और वहां के गरीबों को खाना और कपड़े बांटती है। उसे उन लोगों का दर्द पता है। दोस्तों, 12 नवंबर 2023 की उस सुबह ने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। यह सच्ची घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली सीख यह है कि लालच बुरी बला है। सुनीता के भाई भाभी के लालच ने न सिर्फ सुनीता का घर तोड़ा बल्कि खुद भी बर्बाद हो गए। दूसरी सीख यह है कि किसी के बहकावे में आकर अपने बने बनाए रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख यह है
कि माफी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विक्रम और उसकी मां ने जिस बड़प्पन का सबूत दिया वह आजकल के जमाने में कम ही देखने को मिलता है। अगर विक्रम चाहता तो सुनीता को सड़क पर छोड़कर जा सकता था और दुनिया उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसने इंसानियत का धर्म निभाया। उसने एक गिरते हुए इंसान को हाथ थाम कर उठाया। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या विक्रम ने सुनीता को माफ करके सही किया? आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, आप यह कहानी देश के किस शहर या गांव से पढ़ रहे हैं यह भी लिखना न भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं। ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।